कहा जाता है कि लोकतंत्र के चार स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस यानी मीडिया। इनमें से तीन पर नजर रखने का काम न्यायपालिका का होता है। यानी लोकतंत्र के तीन स्तंभ कायदे से अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहे हैं कि नहीं। जिन हथियारों का प्रयोग जनता के लिए करना है, कहीं उन ताकतों का प्रयोग जनता के खिलाफ तो नहीं कर रहे हैं, किसी को प्रताड़ित तो नहीं कर रहे हैं, किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे हैं। ये जांचने और संविधान को मौलिक बनाए रखने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की होती है। इसलिए उसे पूर्ण न्याय का अधिकार भी मिला हुआ है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने देश की राष्ट्रपति और राज्यपाल से कह दिया कि भाई टाइम फ्रेम के भीतर काम करिए। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के बनाए विधेयक को आप मनमाने ढंग से रोक कर नहीं रख सकते। यानी आसान भाषा में कहें तो यदि न्यायपालिका अपने पर आ जाए और वो करे जो उसे करना चाहिए तो लोकतंत्र दिन दुनी रात चौगुनी गति से मजबूत होगा। मगर सवाल यह है कि भारत में न्यायपालिका कहीं भाजपालिका तो नहीं बन गई। आप कहेंगे कि लपड़झंडिस और केंचुआ के बाद ये कौन सा नया आविष्कार लेकर आए, भाजपालिका। तो देखिए, आपको मालूम है कि मैं यूं ही कुछ नहीं बोलता और मैं किसी पर कोई आरोप भी नहीं लगाता। हम तो भाई एकदम सीधा साधा भोला भाला मानुस हूं। किसी के बारे में कुछ भी गलत बोलना क्यों है। मैं तो बस आपके सामने तथ्य प्रस्तुत करूंगा एकदम आसान भाषा में। फैसला आपको करना है कि भारत की न्यायपालिका बची हुई है या उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है भाजपालिका में। इतना सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह ट्रांसफॉर्मेशन कंगना रनौत के मुखार बिंदु से निकले 2014 की आजादी के बाद आया होगा। मगर नहीं, आज हम जो तथ्य आपके सामने रख जा रहे हैं उन्हें देखकर आपको पता चलेगा कि यह कहानी 2014 के बाद की नहीं है, बल्कि बहुत लंबी है। खासकर यूपीए सरकार के दौरान भारत की यही न्यायपालिका क्या कर रही थी और आज पिछले 10.5 साल से मोदी सत्ता के दौरान वही न्यायपालिका क्या कर रही है। इन दोनों का फर्क जब आप देखेंगे और इन दोनों में मेल जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है। वैसे एक बात और बता दें, मोदी सत्ता आने के पहले से न्यायपालिका जो कर रही थी उसका लाभ भी एक विशेष वर्ग को हो रहा था, एक विशेष पार्टी और संगठन को हो रहा था। और मोदी सत्ता के आने के बाद भी न्यायपालिका जो कर रही है उसका लाभ उसी विशेष वर्ग को हो रहा है। और वो विशेष वर्ग कौन है अभी पता चल जाएगा, जरा धीरज धरिए। यूपीए सरकार के ढेर सारे मामले बटोर के लाया हूं और एनडीए सरकार के भी बहुत सारे कांड बटोर के लाया हूं। अब मामले और कांड में फर्क क्या है ये भी अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि डबल इंजन के कर्मकांड भी तो देखना है। यकीन मानिए, एक बार जब कहानी शुरू हो जाएगी तो वीडियो को आखिर तक देखना ही पड़ जाएगा। ये एपिसोड कान से नहीं बल्कि ध्यान से सुनने वाला है। और इससे पहले कि ध्यान लग जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग इसे बखूबी निभाते हैं, इसके लिए थैंक यू दर्शक जी। वैसे आपको तो पता ही है, हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी आपकी बात खुलकर कर पाते हैं। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तथ्यों पर जाने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि संविधान में जो अधिकार जनता को दिए गए हैं, जो जिम्मेदारी संस्थाओं को सौंपी गई है, उनका निर्वहन हो, लोगों के अधिकारों का हनन न हो, कोई अपनी शक्ति का बेजा इस्तेमाल न करे। और यदि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो न्यायपालिका के पास भरपूर शक्ति है उसे रोकने की, गलत करने वालों को सबक सिखाने की, उन्हें सजा देने की। क्योंकि कोई भी संवैधानिक संस्था या लोकतांत्रिक संस्था सिर्फ और सिर्फ जनता के हित के लिए होती है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। अरे भाई, ये जो किताब है इसके प्रियम्बल की पहली लाइन क्या है? यही ना कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं, आत्मार्पित कर रहे हैं। हम नागरिक अपने नागरिकों को फला चीजें उपलब्ध कराएंगे। यानी इस संविधान की शक्ति जनता से और जनता की शक्ति संविधान से है। बीच में न कोई नेता है, न कोई परेता है, न जज है, न अधिकारी है, न राष्ट्रपति है, न प्रधानमंत्री। बात केवल जनता और संविधान के बीच की है, कोई बिचौलिया नहीं है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक पद हैं, सबको जो शक्ति मिली है वो इस संविधान से मिली। और इस संविधान की शक्ति भारत की जनता से है, यानी आप से है। और उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। उन्हें देखने समझने के बाद उसी शक्ति का, उसी संविधान की शक्ति से आप भी फैसला करिएगा कि क्या हमारी न्यायपालिका भाजपालिका बनती हुई दिख रही है या फिर खेल बहुत पुराना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब पूरी कहानी सुनेंगे तभी मूल समझ में आएगा। यूपीए सरकार की कुछ घटनाएं आपको याद दिला रहा हूं। याद करिए 2G स्पेक्ट्रम का कथित घोटाला। इस मामले पर उस वक्त की सरकार कितनी बदनाम हुई, और महत्वपूर्ण बदनामी तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को सीधे आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम लिया गया और आलोचना की गई। बहुत सारी चीजें कही गई, प्रधानमंत्री की ऑफिस को लेकर उन्हें जिम्मेदार बताया गया। इसके बाद गोदी मीडिया ने बाकी का काम कर दिया। समझने वाली बात यह है कि जिस CAG विनोद राय ने 2G वाला शिगुफा छोड़ा था,
इस तरह के अन्य मामलों में भी उस व्यक्ति ने बाद में माफी मांग ली। 2G मामले में सालों तक जांच चली, बाद में पता चला कि कोई घोटाला नहीं हुआ, केवल अंदाजा लगाया गया था। और उसी तरह से अंदाजा लगाया जाए तो वर्तमान की अमृतकाल वाली सरकार ने और भी बड़ा, कई गुना बड़ा घोटाला कर लिया है। केवल अंदाजा लगाया गया था, यानी अंदाजीफिकेशन से यूपीए सरकार को सबने मिलकर भरपूर बदनाम किया। 1,76,000 करोड़ के घोटाले का, कथित घोटाले का अनुमान लगाया गया था, मगर बाद में ज्यादातर बरी हो गए। ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ऐसी बातें कही जिनसे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा गया। और फिर मीडिया ने दिन रात डॉक्टर साहब की फोटो लगा लगा के अपना काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह से मनमानी थी, अपारदर्शी थी, संविधान का उल्लंघन हुआ, पहले आओ पहले पाओ चल रहा था, पीएमओ ने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया, राष्ट्र की संपत्ति का मनमाना बंटवारा चल रहा है, देश की संपत्ति नागरिकों की संपत्ति है, इन्हें निजी कंपनियों को सस्ते में बांट देना संविधान की भावना और सार्वजनिक हित के खिलाफ है। और इस तरह की बड़ी बड़ी बातें बोलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 122 टेलीकॉम लाइसेंसेस रद्द कर दिए। इस मामले को इतना प्रचारित किया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट का नाम ले लेकर, कि देश का बच्चा 2G को घोटाले के नाम से जानता है। मगर सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि कुछ भी न मिलने के बावजूद आज भी भाजपा के लोग 2G के साथ घोटाला शब्द जोड़ते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोड़ते हैं। अब जरा ठहरिए, देश भर में तमाम सरकारी कंपनियां, यानी जो हमारे आपके टैक्स के पैसे से बनी हैं, जो सार्वजनिक कंपनियां हैं, जो बैंकों में जमा पैसा है, जो हमारे जल जंगल जमीन है, ये सब पिछले 10.5 साल से किस तरीके से कुछ गिने चुने धन्ना सेठों को कौड़ियों के भाव दिया जा रहा है, आप सब जानते हैं। मगर आपने किसी भी अदालत से यह नहीं सुना होगा पिछले 10.5 साल में कि यह देश की संपत्ति है, जनता की संपत्ति है, इसको लुटाया नहीं जा सकता, मनमानी नहीं चलेगी, संविधान का उल्लंघन है। आप नहीं सुन सकते। बल्कि अडानी जैसों का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया सरकार आप ही जांच करिए। यानी जिन लोगों से मिली भगत की कहानी जनता के बीच चल रही है, जिन लोगों पर आरोप है, उन्हीं लोगों को जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोल देता है। आइए अब दूसरा मामला याद करिए, कोल ब्लॉक आवंटन। 1993 से लेकर 2011 तक के सभी 218 कोल ब्लॉक आवंटनों को अवैध और मनमाना घोषित किया गया। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने किया और केंद्र सरकार को खूब फटकार लगाई। जानते हैं उस बेंच में कौन कौन जज साहब थे? चीफ जस्टिस R.M. लोढ़ा, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ। फरवरी 2012 में अदालत ने आवंटन रद्द किए, नए सिरे से नीलामी करने का निर्देश दिया। इसे लेकर भी खूब सारा छीछा लेदर हुआ। अगस्त 2012 में संसद में CAG की एक रिपोर्ट आई। इसमें सरकारी खजाने को नुकसान का आकलन बताया गया। वहीं से मामला शुरू हुआ था और यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार का बड़ा वाला ठप्पा लगा दिया। ध्यान रखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि फैसले में कुछ गलत हुआ या सही हुआ। हम तो मानकर चलते हैं कि जो हुआ सब सही हुआ। बस सवाल इतना है कि ये सही अब क्यों नहीं हो रहा। तीसरा केस याद करिए, कॉमनवेल्थ गेम्स का, साल 2010 वाला। जिसकी सत्ता थी उसी की CBI ने FIR दर्ज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के रास्ते खोले और ED तथा अन्य एजेंसियों ने गहनता से जांच की। यानी यूपीए सरकार की जांच यूपीए सरकार की एजेंसियां ही कर रही थीं। मगर फिर भी उस समय सुप्रीम कोर्ट कहता था कि CBI तो तोता है। 29 सितंबर 2010 की ये खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हो गया था क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास बना पुल गिर गया, भरभरा के टूट गया। सुप्रीम कोर्ट भन्नाते हुए कहने लगा कि इस देश में बिना काम हुए ही पेमेंट कर दिया जाता है। नया बना हुआ पुल ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है। इसमें 70,000 करोड़ के घोटाले शामिल हैं। देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर, उसमें हुए कथित घोटाले को लेकर, एक पुल गिरने को लेकर कि देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। आज की तारीख में कोई एक बात कह दे तो सत्ताधारी लोग कहने लगेंगे कि अरे ये तो देशद्रोही है, जजबे देशद्रोही है, पूरा खानदान देशद्रोही है, दुनिया में हमारी बदनामी करवा रहा है। अपने दिमाग से पूछिए कि क्या पिछले 10.5 साल में उसने देश की किसी भी अदालत से, खासकर सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से सुना कि भ्रष्टाचार चरम पर हो गया है और हम आंखें बंद नहीं कर सकते। यहां 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा और सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हो गया। ऐसी टिप्पणियां करने लगा कि जिनके सहारे मीडिया ने पूरे देश में सत्ता के खिलाफ माहौल बनाया। यूपीए सरकार को जमकर बदनाम किया गया, कांग्रेस और गांधी परिवार को घेरा गया। इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। सरकार का काम जनता के हित के लिए होता है, भ्रष्टाचार के लिए नहीं। पुल गिरा तो बिना भ्रष्टाचार के थोड़े न गिरा। मगर सवाल यह है कि हाल ही में CAG ने एक रिपोर्ट दिया कि बिहार में
70,000 करोड़ का हिसाब है नहीं मिल रहा है, तो इस देश की किसी अदालत के कान में ये बात क्यों नहीं पहुंची? क्या कान के आगे सत्ता ने छलनी लगा दिया है? जो चाहेंगे वही कान में घुसेगा, बाकी रोक दिया जाएगा। जरा पता लगाइए, बिहार में पिछले कुछ ही सालों में कितने सारे पुल ढह गए, बह गए, टूट गए, छितरा गए। एक तरफ से बन रहा है, दूसरी तरफ टूट रहा है, गिर रहा है। सड़कों का हाल तो ऐसा है कि क्या ही कहा जाए। खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ही अपने अधिकारियों को हाईवे टूटने पर उल्टा सीधा बोल रहे हैं, नालायक कहा जा रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसी खबरें अब पता नहीं चलती हैं। ऐसा लगता है कि वहां बैठे जज साहब लोग मिलाड़ लोग, न अखबार देखते हैं, न सोशल मीडिया, न टीवी। हालांकि टीवी देखेंगे भी क्या, हिंदू है मुस्लिम तो मिलेगा। ऐसा लगता है कि अब देश की अदालतें अपने सुओ मोटो की ताकत को भूल गई हैं, खासकर उन मामलों में जहां भाजपा की सरकारें निशाने पर आ सकती हैं, डबल इंजन या फिर गुजराती जोड़ी निशाने पर आ सकती है। आरोप लगता है कि बैंकों का 16 लाख करोड़ रुपया धन्ना सेठ ले लिए और सरकार ने माफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट चुप है। इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा घोटाला पकड़ा जाता है, मगर सिर्फ कथित घोटाले को पकड़ के आंकड़े सामने लाकर फिर सन्नाटा हो जाता है, मामले की जांच नहीं होती। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई चोर आपके घर में घुसे, चोरी कर ले, आपके चौकीदार ने पकड़ लिया, आपको दिखा दिया कि देखिए इसी ने चोरी की है, यह है चोरवा, और फिर चोर को भगा देता है। यानी चोरी इसी ने की, जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। राफेल घोटाले की बात आती है तो लिफाफे से काम चल जाता है, और वही लिफाफा जब खुलता है तो पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई राज्यसभा के सांसद बन जाते हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठकर ईश्वर के मार्गदर्शन में फैसले लिखता है, उसके घर में जाकर प्रधानमंत्री घंटी बजाने लगते हैं। बाबरी मस्जिद का फैसला आता है तो फैसला सुनाने वाले 4 जज, 5 में से 4 को फटाफट पोस्ट रिटायरमेंट गिफ्ट मिल जाता है, सबको अच्छे अच्छे पदों पर बैठा दिया जाता है। देश भर में आए दिन पुल टूट रहे हैं, हल्की सी हवा के झोंकों से एयरपोर्ट का छज्जा उड़ जाता है। इतना बड़ा प्लेन हादसा होता है गुजरात में। पता लगाइए उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कुछ बोला। पीएम केयर फंड का मामला कितना बड़ा है। देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नाम पर एक फंड बनाते हैं और उसमें देश भर से बल्कि विदेशों से भी पैसा जुटा लेते हैं। चाइनीज कंपनियां भी पैसा देती हैं, ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार दिखाया है, एक बार फिर से बता रहा हूं। चाइना की कंपनियों ने भी पीएम केयर फंड में पैसा दिया था, मगर उसका हिसाब नहीं देंगे, कहां खर्चा हुआ, कह देते हैं कि ये प्राइवेट फंड है। बताइए, जब देश का प्रधानमंत्री प्राइवेट हो जाएगा तो आम जनता कहां जाएगा। अगर यही काम डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरान हुआ होता, यूपीए की सरकार में हुआ होता, और डॉक्टर साहब कोई प्राइवेट फंड बना के उसमें पीएम शब्द जोड़ देते और हिसाब नहीं देते, तो क्या अदालतों का रवैया वही होता जो आज है। इतना गंभीर पेगासस का मामला आया और चला गया, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाया, या फिर किया नहीं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेठ अडानी पर कितना गंभीर आरोप लगाया, कितने सारे फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें सामने आई, मगर सब कुछ हवा हो गया। इस देश में सेबी नाम की एक संस्था है, वो क्या करती है ऐसे मामलों में किसी को अता पता नहीं चला। ये भी रिपोर्ट सामने आई कि सेबी की मुखिया माधवीपुरी बुच खुद ही सेठों की कमाई में हिस्सेदार है, तो वो सेठों की जांच कैसे करेंगी, उन्हें सजा कैसे देंगी। मगर फिर भी देश की किसी अदालत को ये चीजें दिखाई नहीं दी। भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम भाजपाई मुख्यमंत्री खुलेआम झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, संविधान विरोधी बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री गोली मारो का नारा लगाता है और अदालत कह देती है कि कहने का भाव ही अलग था, यानी आप हंस के किसी को गरिया दीजिए, सब चलेबुल है। आज तमाम विपक्षी नेताओं को जांच एजेंसियां उठा उठा के जेलों में डालती हैं, सालों तक जमानत तक नहीं मिलती, और ऐसा लगता है कि जो भी चल रहा है सब कुछ भाजपा के लाभ के लिए चल रहा है। सिटिंग मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जाता है, जबकि उनसे 1000 गुना बड़े गंभीर आरोप भाजपा के नेताओं पर लगते हैं। साफ साफ दिखता है कि संविधान का उल्लंघन किया है, गलत किया है, वहां कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि ये लोग जिन पर आरोप लगाते हैं वही बीजेपी में आते ही एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं। याद करिए हेमंता विश्व शर्मा को, यही अमित शाह हेमंता के नाम पर बुकलेट छपवा के बांट रहे थे, आज सबसे दुलरुआ बने बैठे हैं। शारदा घोटाले के आरोपियों को याद करिए, अजीत पवार को याद करिए, तब सीएजी की हवाई अनुमानों को भी कितनी गंभीरता से लिया जाता था, सुप्रीम कोर्ट लेता था, मीडिया लेता था। अब सीएजी बिहार में 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाता है, यानी हिसाब न मिलने की बात कहता है, तब भी इस देश की अदालतों में बैठे किसी जज के कानों में जूं नहीं रेंगती। आयुष्मान योजना को लेकर कितने गंभीर आरोप लगे, कितने बड़े बड़े खुलासे हुए, कितने बड़े घोटाले सामने आए। सड़क निर्माण से लेकर हर घर जल योजना तक और प्रधानमंत्री आवास तक, हर जगह कितने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। सामने दिखता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार दिख रहा है। हथियार खरीद में कितने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। सरकारी कंपनियां यानी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को औने पौने दाम पर सेठों को सौंपने के आरोप लगते हैं। मगर आज अदालतों के भीतर से वो जुडिशियल एक्टिविज्म कहां गायब हो गया। जो न्यायिक सक्रियता यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान दिखाई देती थी, आज एनडीए 1 2 3 में नजर क्यों नहीं आती। उस वक्त तो अदालतें ऐसी टिप्पणियां किया करती थी जैसे लगता था कि अगले ही दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को जेल भेज दिया जाएगा, रस्सी से लटका देंगे, सरकार गिर जाएगी। इन्हीं सारी चीजों का मिला जुला असर था कि बड़ी संख्या में लोग अन्ना हजारे जैसे मौका परस्त और धोखेबाज आदमी के पीछे खड़े हो गए। इन शब्दों का प्रयोग मुझे भी बुरा लगा।
लग रहा है, वो भी ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, मगर इनके जो कर्म हैं वो इससे भी ज़्यादा खराब शब्दों के हैं। वो इसलिए कि जिस मामले को लेकर इन्होंने पूरे देश में हंगामा मचवा दिया, आज उससे 1000 गुने बड़े मामले देश में हैं, मगर उनका कुछ अता पता नहीं है। ऐसा लगता है कि उनका टारगेट पूरा हो गया, और टारगेट था सरकार परिवर्तन, सरकार को बदलना, सत्ता परिवर्तन। वरना जिसे देश की चिंता होगी, देश की जनता की चिंता होगी, वो सत्ता देखकर आंदोलन नहीं करेगा। इतना बड़ा किसान आंदोलन हो गया, एनआरसी सीए का मामला हो गया, अग्निवीर का केस हो गया, महिला पहलवानों का मामला हो गया, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार की कहानियां सामने आ गई, चीन के घुसपैठ का मामला हो गया, जमीन कब्जे का मामला हो गया, मगर अन्ना हजारे का कहीं कुछ अता पता नहीं चला। जो सलवारी बाबा काला धन के नाम पर हवा छोड़ा करते थे, आज वो बाबा खुद ही काला धन के मामलों में आरोपी बताए जाते हैं। आज देखिए कि प्रोफेसर महमूदाबाद की एक सामान्य सी पोस्ट को लेकर गिरफ्तारी हो जाती है, और अदालतें इस मामले को ऐसे लगता है कि जानबूझकर लंबा खींच रही हैं। सोचिए, जो पोस्ट अदालत में बैठे जज नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उसे समझने के लिए पुलिस अधिकारियों की टीम लगा दी जाती है। सवाल है कि क्या उन अधिकारियों की अंग्रेजी सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से बेहतर है, या फिर समझ उनसे बेहतर है? पिछले 10 साल में लगातार यह देखा गया कि जब भी सीबीआई की डायरेक्टर की नियुक्ति का मामला आता है, तो देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री से एग्री नजर आते हैं, कभी भी विपक्ष के नेता के साथ एग्री नहीं हुए। 3 लोगों की समिति में ज्यादातर बार चीफ जस्टिस उसी व्यक्ति को वोट देते हैं, यानी चुनते हैं जिसे प्रधानमंत्री चाहते हैं। सीबीसी के चयन में भी यही मामला है। इमरजेंसी के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि मीडिया को झुकने के लिए कहा गया, लेकिन ये लोग तो रेंगने लगे। सवाल है कि क्या आज वो समय आ गया है कि लोग कहने लग जाएंगे कि महामानव ने तो खाली झुकने के लिए कहा था और जुडिशरी लेट गया क्या? आज बैंकों की लाखों करोड़ रुपए कथित रूप से सेठों की जेब में जा रहे हैं। सवाल है कि बैंकों में जमा पैसा किसका है? क्या देश के व्यापारी बैंक में पैसा रखते हैं? ज्यादातर पैसा तो आम आदमी का है, गरीब आदमी रखता है। वही पैसा उठाकर बैंक सेठों को लोन देते हैं, सेठ लोन लेके खा जाता है, बाद में विदेश भाग जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मगर बहुतायत में तो यही हो रहा है। तभी तो कभी राइट ऑफ, कभी एनपीए की बात आती है। इतने सारे बैंक तबाह हो गए, कितने सारे बैंकों को मर्जर करना पड़ा। क्या देश की अदालतें ये नहीं देख पा रही हैं? आज की अदालत, आज के जज राहुल गांधी की देशभक्ति पर टिप्पणी कर लेते हैं, हैसियत रखते हैं इतनी, ममता बनर्जी पर कमेंट कर देते हैं, हेमंत सोरेन पर कमेंट कर देते हैं, केजरीवाल पर कर देते हैं, संजय राउत पर कर देते हैं, मगर पिछले 10.5 साल का इतिहास निकाल कर देखिए कि कितनी भाजपा नेताओं के खिलाफ किसी अदालत में बैठे जज ने कमेंट किया। प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते हैं, नफरती बातें करते हैं, चुनाव प्रचार में झूठ बोलकर देश को बांटने की बात करते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, लोगों को डराते हैं, मगर पता लगाइए क्या देश की किसी अदालत ने कभी संज्ञान लिया? क्या प्रधानमंत्री की भाषा को लेकर, उनके ऊपर लगे कथित घोटाले के आरोपों को लेकर कोई टिप्पणी किसी जज ने किया? जवाब है बिल्कुल नहीं। शायद सबको लोया साहब याद आते होंगे, स्वर्गीय लोया साहब। उल्टे अमृतकाल आते ही भाजपा नेताओं, खासकर जो ऊपर वाले हैं, उन सबको लगातार क्लीन चिट मिलती रही, चाहे फर्जी एनकाउंटर का मामला हो, चाहे दंगों का मामला हो। यहां तक कि तमाम अदालतें मिलकर हुजूर की कथित फर्जी डिग्री को भी छुपाने में लगी हुई हैं, ये भी आरोप लग रहे हैं। अब सवाल यह है कि यूपीए सरकार के दौरान जो जुडिशियल एक्टिविज्म था, उसके पीछे कौन था, किसके इशारे पर वो चल रहा था? और आज पिछले 10.5 साल से जो जुडिशियल एक्टिविज्म गायब है, जो न्यायिक सक्रियता ढूंढे नहीं मिलती, वो किसके इशारे पर गायब है? ध्यान रखिए, 10.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट से जो निकलता था, उससे भी फायदा बीजेपी आरएसएस को हुआ, और पिछले 10.5 साल से सुप्रीम कोर्ट से जो निकल रहा है ज्यादातर मामलों में, उससे भी फायदा बीजेपी आरएसएस को है। साथ में विपक्ष के खिलाफ, विपक्षी नेताओं और उनकी सरकारों के खिलाफ जो अदालतों से निकल रहा है, उससे भी फायदा बीजेपी आरएसएस को है, और इससे भी बड़ा फायदा नजर आता है धन्ना सेठों का। तो सवाल यह है कि क्या यूपीए गवर्नमेंट के दौरान जुडिशियल एक्टिविज्म कारपोरेट का खेल था, और वही खेल लगातार अब भी चल रहा है? उस वक्त खेल था वर्तमान सत्ता को बदनाम करके, उसे निशाना बनाकर सत्ता परिवर्तन, और अब खेल है वर्तमान सत्ता को बचाने का। लगातार देखा जा रहा है कि जो भी जज रिटायर होने वाले हैं, वो सत्ता के मनपसंद फैसले लिखते हैं, और कुछ ही दिन बाद उन्हें इनाम मिल जाता है। इस मामले पर अगली वीडियो में और तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, पार्ट 2 जरूर देखिएगा। मगर फिलहाल आप लोग ये बताइए कि शुरुआत में मैंने जो सवाल किया कि क्या भारत की न्यायपालिका भाजपालिका बनती जा रही है, इसका जवाब क्या होना चाहिए? आखिर देश में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं, खासकर चुनाव को लेकर इतनी बड़ी बड़ी चीजें चल रही हैं, इतने सारे सवाल हैं। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी चुनाव आयोग की हरकतों को देखकर परेशान है। चौतरफा खुली लूट नजर आती है, भ्रष्टाचार नजर आता है, फिर अदालतों की तरफ से इतनी चुप्पी, ऐसा सन्नाटा क्यों? इस सन्नाटे को हम क्या कहें, न्यायपालिका या भाजपालिका? वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।